मैच करना चाहिए, किसी को सपोज शूज चाहिए और आपको भी चाहिए, तो वैसे मैच करना चाहिए। हाँ, मेरे पास बीट है और तुम लोगों के पास शूज है, तो मैं शूज ले लूंगी और गेहूं दे दूंगी, ठीक है। पर उस टाइम पैसा होता था क्या? पैसा नहीं होता था, तो हमने शूज की वैल्यू नहीं असाइन करी और गेहूं की वैल्यू असाइन नहीं करी। बट अब तो पैसा होता है, हम हर चीज की पैसों में वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे एक्सचेंज कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि मैं तुमको एक सर्विस दे देती हूँ और तुम मेरे लिए एक काम कर दो, हम दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? सर्विस। तो मेरी सर्विस की क्या पैसों में वैल्यू है और तुम्हारी सर्विस में क्या, सर्विस की क्या पैसों में वैल्यू है, वो देखेंगे। अगर दोनों की पैसों में कुछ वैल्यू है तो ये भी क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। आया समझ में कि ऊपर से क्या? कोई भी चीज, अब जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ तुम लोगों को, ठीक है। मेरे घर के बाजू में ना कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो बहुत हल्ला करते थे, बहुत हल्ला मचाते थे, कंस्ट्रक्शन में तोड़ फोड़ हो रही है और ये वो। अब मेरे जो दादाजी थे उनको दोपहर में सोने की आदत थी, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तुम लोग अपना कंस्ट्रक्शन बंद कर दो क्योंकि मैं सो नहीं पाता हूँ, है ना। तो फिर दिक्कत हो गई उनको कि यार ऐसे कैसे कंस्ट्रक्शन ही बंद करते हैं इनके सोने के चक्कर में, ऐसे तो नहीं कर सकते, है ना। पर दादाजी तो अड़ गए कि नहीं भाई, हम तो नहीं होने देंगे कंस्ट्रक्शन, हमें तो सोना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, आप हमको कंस्ट्रक्शन करने दे दो, थोड़ा सा झेल लो हमको, उसके बदले में हम क्या कर देंगे, आपके घर में भी, ठीक है, थोड़ा सा जो टूटा फूटा है ना वो फ्री में बना देंगे, ठीक है। क्लियर है? तो हम, उन्होंने हमको क्या दिया? सर्विस दी कि हमारा जो घर टूटा फूटा था वो उन्होंने फ्री में बना दिया। हमने बदले में क्या दिया उनको? हमने झेला उनको, ठीक है। बदले में हमने क्या किया? झेला, ठीक है। क्या ये लेन देन है? उनकी तरफ से तो मॉनेटरी चीज आ रही है ना हमारे पास, हमारे तरफ से नॉन मॉनेटरी चीज, ठीक है। समझ में आया? एक तरफ से भी अगर मॉनेटरी चीज है, ठीक है, तो उसको भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी हमें कुछ जो दे रही है उसकी मनी में वैल्यू लगाई जा सकती है, तो वो रिकॉर्ड करेगी, पर वो नुकसान की तरह रिकॉर्ड करेगी कि यार देखो फ्री में करना पड़ा क्योंकि भाई सामने वाला करने ही नहीं दे रहा था, ठीक है। समझ में आया ये एग्जाम्पल कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, चलो। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी होना चाहिए, मनी वर्थ होना चाहिए। इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, ये अभी बाद में समझ में आएगी बात, ठीक है। इसको अभी छोड़ दें, अभी इसको भी बाद के लिए छोड़ते हैं। ये समझो, इट हैज डुअल एक्सपेक्ट, रिसीविंग एंड गिविंग। हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट्स होंगे? दो। जैसे तुमने पेट्रोल भरवाया तो उसके कितने इफेक्ट्स हैं, एक्सपेक्ट्स हैं? दो। तुमको पेट्रोल मिला, तुमने पैसा दिया, ठीक है। तुम जब एम्प्लॉय से काम करवाते हो तो उसके कितने एक्सपेक्ट्स होते हैं? दो। कौन से? उससे सर्विस लिया और उसको बदले में सैलरी पे किया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, उसके कितने एक्सपेक्ट्स हैं? दो। कौन कौन से? सर्विस दिया और उसके बदले में बिल पे किया, ठीक है। मतलब सर्विस उन्होंने हमें दी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में और हमने उनको बिल दिया, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट्स होते हैं? दो। क्लियर है? ये बात हमको जब हम हिसाब किताब का सिस्टम सीखेंगे ना तब समझ में आएगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है ना। अब ये क्रेडिट डेबिट में हम अभी नहीं आएंगे, जब मैं तुम लोग को सिस्टम समझाऊंगी तब मैं क्रेडिट और डेबिट पर आऊंगी। तुम लोग के स्कूल चालू हो चुके हैं क्या? कल से? हाँ, तो हो सकता है स्कूल में जब अकाउंट चालू हो तो एकदम वो डेबिट क्रेडिट की बातें करने लग जाए, घबराना नहीं, ठीक है। अभी अपन स्टेप बाय स्टेप सीधे तरीके से चल रहे हैं, मतलब जो सही तरीका है, जो सही सीक्वेंस है, हम वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हम सीधे आगे वाले चीजों में नहीं कूद रहे,
ठीक है। अब जैसे कि एक बच्चे को वर्ड सिखाए जाते हैं, छोटा बच्चा होता है, सीधे वर्ड सिखाए दिए जाते हैं कि अल्फाबेट सिखाए दे पहले ना, तो हम वही कर रहे हैं, हम पहले अल्फाबेट सीख रहे हैं, उसके बाद हम वर्ड बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, और उसके फिर हम पूरा सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्लियर हुआ बच्चों? फाइनेंशियल होना चाहिए, बिटवीन टू पार्टीज होता है, ठीक है। खुद के साथ अकेले ही ट्रांजैक्शन कर लिया ऐसा नहीं कि आज मैंने अपने लिए खाना बनाया और इसके लिए मैंने अपने आप को क्या दिया है, रिवॉर्ड दिया है, तो खुद ही में क्या हो गया, ट्रांजैक्शन, ठीक है। जैसे आज मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, ठीक है, तो आज मैंने 1 घंटे का वीडियो गेम खेल लिया, अपने आप को रिवॉर्ड दिया, ठीक है, तो ये क्या है, खुद ही में ट्रांजैक्शन नहीं होता है। अकाउंट्स में हम कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जो 2 लोगों के बीच में होगा, ठीक है। इट इज फाइनेंशियल इवेंट, फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड, ठीक है। 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है सारी बातें? चलो अब अपन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पर आ गए। रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हमको सीखना है, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने रिसिप्ट वर्ड सुना हुआ है क्या? बताओ, रिसिप्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, रिसीट देंगे वो, उस कागज को रिसीट बोल रहे हो, राइट? है ना, तुम स्कूल में भी फीस पे करते हो तो वहां से एक रिसीट मिलती है, कहीं भी तुम पेमेंट करोगे तो वो सामने वाला तुमको रिसीट देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिसीट का मतलब है उसको समझते हैं और तुम्हारे मतलब से उसको लिंक करते हैं, ठीक है। रिसीट का मतलब है अमाउंट रिसीव करना, ठीक है। रिसिप्ट मतलब रिसीविंग ऑफ अमाउंट, क्लियर है? वो जो कागज को तुम रिसिप्ट बोल रहे हो, वो क्यों बोल रहे हो वो मैं बताती हूँ। तुमने मुझे पैसा दिया तो मैंने तुमको वो कागज दिया, तुमने जब मुझे पैसा दिया तो मुझे क्या हुआ, अमाउंट रिसीव हुआ, रिसिप्ट हुई मुझे, और उसी का प्रूफ मैंने तुमको दिया उस कागज के फॉर्म में। उस कागज में क्या लिखा होता है कि तुमने मुझे इतना अमाउंट इस डेट को पे किया और मैंने साइन किया हुआ होता है, तो दैट इज अ प्रूफ। किस बात का प्रूफ कि तुमने मेरे को क्या दिए हैं, पैसे। किस बात का प्रूफ है, मेरे पैसे रिसीव करने का प्रूफ है वो, इसीलिए उस कागज का नाम भी क्या रख दिया, रिसिप्ट। क्लियर है? रिसिप्ट का अकाउंट्स में हम क्या मीनिंग याद रखेंगे, वो कागज नहीं, अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, जो अमाउंट रिसीव हो गया है, जो या फिर रिसीव होने वाला है। समझ में आया? हाँ बताओ। बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे चेक से पे करो या यूपीआई से पे करो या कैश में पे करो, मेरे लिए तो वो क्या कहलाएगा, रिसिप्ट। डीडी एक तरीके से चेक का ही दूसरा फॉर्म होता है, बट डिफरेंस होता है उसमें। चेक बुक होती है आपके पास, कभी तुम लोगों ने देखी है? तुम लोग है? अरे वाह, खुद की है तुम लोगों के पास चेक बुक? इसके पास तो है, तुम लोग के पास है खुद का बैंक? अरे वाह, 2 है, अपने पास भी है, ठीक, तुम लोग भी ले लो चेक काटना नहीं पड़ेगा, वैसे संभाल के रख लो। आरटीजीएस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है, ये सब कुछ बीएससी में है, पता है तुम लोग? अभी तुम लोग पूछ रहे थे ना कि बीएससी में क्या है, सारे मतलब ये पेमेंट्स के मोड्स, बिजनेस में कैसे कैसे पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। बैंक हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस हमको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, बिजनेस के अंदर हम कौन कौन सा इंश्योरेंस लेते हैं, ये सब कुछ बीएससी वाले सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाते हैं। इन डिटेल तुमको बिजनेस का A to Z नॉलेज दे देंगे, ठीक है।
क्रेडिट कार्ड्स कैसे वर्क करते हैं ये पूछ रहे हो क्या? एफडी वाले, वो नॉर्मल वाले को पता है, वो भी वैसे ही वर्क करते हैं। ये जैसे 50,000 की है, ठीक है, 50 का कार्ड मिल गया, अब मैं 50 स्पेंड कर दिया, ठीक है, इसमें मैंने 40 स्पेंड कर दिया और मैंने उसका रीपे नहीं किया, क्या मेरी 50 की एफडी ग्रो करके 40 रिकवर करेगी कि इंटरेस्ट लगा के वो मुझसे रिकवर करेगा? वो तुम्हारे एफडी से भी रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर तुम पे नहीं करोगे तो इसीलिए तो उन्होंने एफडी रखवाई है ना, तो उनके पास सिक्योरिटी के फॉर्म में है वो एफडी, तो वो तुम्हारे एफडी से भी पैसा रिकवर कर सकते हैं, तो ठीक एफडी है। करा के कार्ड नहीं और उसका बिल टाइम पे देते रहना तो अच्छा तरीका से सेव हो सही है। क्रेडिट कार्ड तो लेना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो, नहीं नहीं नहीं, क्रेडिट अलग अलग पर्पसेस है, ठीक है, समझो, बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं। अगर क्या होता है कि आपके पास इतना पैसा है तो आप खर्च कितना कर सकते हो, मैक्सिमम इतना, और कम है, ठीक है, तो इतना कर, हाँ, तो इतना आप खर्च कर सकते हो। बट जब आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो वो पैसा आपके पास नहीं है, ये पैसा आपके पास है तो आप खर्च कर सकते हो, और आप अगर ये खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे, खर्चा रोक दोगे। पर जो क्रेडिट कार्ड है वो पैसा आपके पास नहीं है बेटा, वो तो बैंक आपके लिए पे कर रहा है, राइट। तो अगर आपके पास खर्चा करने का कंट्रोल नहीं है, जब हम अपने जेब से कैश निकाल के देते हैं तो हमको अंदाजा होता है कि यार देख पर्स में इतना बचा हुआ है, ठीक है, हाँ, है ना, कि यार संभल के खर्च करना है, संभल के खर्च करना है, थोड़े से ही बचे हैं, थोड़े से ही बचे हैं। पर जब क्रेडिट कार्ड से आप पे कर रहे होते हो तो बैंक पे कर रहा है ना, फिर जब बिल आता है तो पता चलता है कि भाई गलत हो गया। कैसे कमाओगे पैसे? जैसे आपके मंथली एक्सपेंसेस 3 लाख है, बिल्कुल, और आपके अकाउंट में 3 लाख है और उसकी लिमिट 3 लाख है क्रेडिट कार्ड की, हाँ, अब जैसे एक वन कार्ड करके क्रेडिट कार्ड कंपनी है, हाँ, 1% का रिवॉर्ड है, वो तो रिवॉर्ड्स क्रेडिट भी देता है आपको, हाँ, 1% का कैश रिवॉर्ड देता है, तो आपकी महीने जो महीने इससे आपको महीने की टोटल एक्सपेंस जो पूरे कार्ड से किया आपने, ठीक है, उसके महीने का बिल आपको पता है इतना है आपके पास तो आपने दे दिया, अब वो 3 लाख का आपको 1% मिल गया, अब वो इनटू 12 कर दो हर महीने का, मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल। पर मैं तुम लोग को एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, मैं तुम लोग को इससे थोड़ा सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि जोमैटो है, जोमैटो यूज करते हो, हाँ, जोमैटो की एक गोल्ड मेंबरशिप होती है, ये है किसी के पास? हाँ, होती है, गोल्ड मेंबरशिप होती है, ये तो पता है ना। अब मैंने क्या ली वो गोल्ड मेंबरशिप, उसमें उन्होंने क्या फैसिलिटी दी मुझे कि आपके डिलीवरी चार्जेस क्या रखेंगे, फ्री, पर 199 के ऊपर, मतलब 199 की आप ऑर्डर करोगे जोमेटो से तो आपके लिए डिलीवरी चार्जेस क्या हो गए, फ्री। अब मान लो कि मैं रोज जोमेटो से ऑर्डर करती हूँ, पर पहले जब मेरे पास गोल्ड मेंबरशिप नहीं थी तो मेरे को डिलीवरी चार्जेस तो पे करने ही पड़ते थे, तो किसी दिन मैं 50-80 रुपए का भी ऑर्डर कर रही हूँ, 80 रुपए का ऑर्डर कर रही हूँ प्लस डिलीवरी चार्ज लग रहे हैं, तो 100 रुपए मेरी जेब से जा रहे हैं, ठीक है। फिर किसी दिन मैं 150 रुपए का भी ऑर्डर कर रही हूँ तो 150 प्लस डिलीवरी चार्जेस मिलाकर 170 कुछ मेरे जेब से जा रहे हैं। जीएसटी तो ऊपर से लगता है, ठीक है, जीएसटी पे नहीं जाते अभी अपन, क्लियर है, तो वो मेरे जेब से जा रहे हैं। तो किसी दिन मैं कम खर्चा कर रही हूँ 100 रुपए का, किसी दिन मैं 50 रुपए का ही कर रही हूँ, किसी दिन मैं 150 का कर रही हूँ, और कभी कभी जब बहुत अच्छा ऑर्डर कर रहे हैं हम खाने के लिए तो हम 300-350 का भी ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। बट अब मैंने गोल्ड मेंबरशिप फीस ले लिए, अब मेरे को वो दिखाता रहता है कि भाई 199 का तुम खर्चा करोगे तो तुम्हारे डिलीवरी चार्जेस क्या हो जाएगा, तो वो 20 रुपए बचाने के लिए मैं ऑर्डर कितने का करती हूँ, 200 का, ठीक है, तो मेरे से पैसे बच रहे, प्रॉफिट कमा रही हूँ मैं, उल्टा मेरा खर्चा क्या हो गया है। यही सेम चीज क्रेडिट कार्ड के साथ होती है, ठीक है, आपको लगता है कि आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में 1% मिलेगा, ठीक है, पर जब आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड होता है ना तो बाय डिफॉल्ट आपसे खर्चा ज्यादा होता है, मतलब सेम चीज जो डीमार्ट जाकर होती है, ठीक है, आप बिस्किट
अपने घर के बाजू वाले राशन की दुकान से भी खरीद सकते थे। बिल्कुल। उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है कि जब आप वॉक करो हमारे मार्ट में तो आपको समझना है कितना टाइम आपको लग रहा है। प्लस वो जो प्लेस करते हैं सामान, वो भी कितना अट्रैक्टिव तरीके से करते हैं। आप एक बिस्किट का पैकेट लेने के लिए गए अगर, तो आप अगर दुकान में जाते हो तो आप वो एक ही बिस्किट का पैकेट खरीद के आ जाते। कितना खर्च होता? 20 रुपए, 10 रुपए, ठीक है। और आप डीमार्ट में घुस गए बिस्किट का पैकेट खरीदने, तो कितना रुपए खर्च होगा? 200। तो अरे मेरा तो 3000 तक पहुंच जाता है। अरे ये भी ले लो, ये भी ले लो, अभी इतनी दूर आए हैं तो। समझ में आया? ये लोग तो वहीं से आते हैं, ठीक है। समझ गए क्या? क्लियर है? तो जो डीमार्ट में हो रहा है ना, क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी आपसे ज्यादा पैसे खर्च करवाती है। तो जब आपको ये लगेगा कि यार ये खर्चा है, बट ये फालतू का खर्च, मतलब ये ऐसा खर्चा है जो अवॉइड कर सकती थी मैं, ठीक है। पर अगर मेरे पास खुद के पैसे होते तो शायद मैं सोचती नहीं यार बचा लेती हूँ, नहीं करती। बट क्रेडिट कार्ड से कर रही हूँ ना, तो अगले महीने पे करना है तो क्या जाता है, कर देते हैं खर्चा। समझ में आया? तो क्रेडिट कार्ड से इंसान वो खर्चा भी करता है जो वो अवॉइड कर सकता था इन केस अगर वो खुद डेबिट कार्ड से या खुद के रखे हुए पैसों से खर्च कर रहा होता। ये सब साइकोलॉजी है, मनी साइकोलॉजी। तो उस हिसाब से तो 3000 रुपीज हुआ। हाँ। अगर ये ईयरली के हिसाब से भी देखें तो 36,000 रुपीज हुआ। हाँ। उस हिसाब से तो आपको लॉस नहीं। हाँ, क्योंकि आप उससे ज्यादा कुछ ऐसी चीजें खरीद लोगे जो एक्चुअली आप लिमिट 3 की है ना, पर तुम्हारे डेबिट कार्ड में जब 3 लाख थे तो क्या तुम पूरे 3 लाख खर्च करते? नहीं ना, 250 कर देना। तुम बचा बचा के चलते क्योंकि पैसा तुम्हारे पास है। क्रेडिट कार्ड में वो फील नहीं होता है, ठीक है। ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तुम लोगों को पता है ना, ये सब बातें जो हम कर रहे हैं ये सब इकोनॉमिक्स में सीखोगे, चिंता मत करो। जैसे पुराना क्रेडिट कार्ड है बहुत टैक्स यूज कर रहे हैं, उसको डाउनग्रेड करना सही है कि उसको बंद करा? बंद करवा दो, क्या कर रहे हैं तुम लोग खुद क्रेडिट कार्ड? क्या होती है? सिविल स्कोर कम होता है। तो चलाते रहो, चार्जेस देता रहेगा वो, ठीक है। अभी देखो कॉमर्स की दुनिया में तो तुम लोग एंटर हुए हो, अभी बहुत सारी चीजें तुम लोगों को सीखनी है। ये सारी बातें, ये सिर्फ जनरल नहीं है, ये सब इकोनॉमिक्स की बातें हैं, ठीक है। तुम लोग अगले साल इकोनॉमिक्स में मनी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ोगे, पता है तुम लोगों को? ये मनी और बैंकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है उसमें, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें अभी तुम लोगों को समझनी है, ठीक है। चलो, तो अभी अपन रिसिप्ट से वहां चले गए थे, अभी अपन वापस आते हैं। रिसिप्ट का मतलब क्या बताया मैंने तुम लोगों को? पैसा रिसीव करना, ठीक है, रिसीविंग मनी, ठीक है। रिसिप्ट कागज की बात नहीं कर रहे बेटा, कागज क्या है? प्रूफ है ऑफ रिसीविंग मनी। बट हम यहाँ पे रिसिप्ट का मतलब क्या समझ रहे हैं? रिसीविंग ऑफ मनी ही क्या कहला रहा है? रिसिप्ट। समझ में आया? तो रिसिप्ट का मतलब है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है। अब अच्छे से सुनना और समझना। मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो मेरा मेन काम क्या है? पढ़ाना। तो मेरे जो मेन बिजनेस से पैसा आता है, ठीक है, या सर्विस जो प्रोफेशन में दे रही हूँ मैं, उससे जो पैसा आता है वो किस फॉर्म में आता होगा? स्टूडेंट से जो फीस आती है, क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो कि मेरे पास फर्नीचर भी है और मैं ये बेच दूं, तो क्या ये मेरा मेन काम का मेन प्रोफेशन का पैसा है? नहीं, ठीक है। बट पैसा तो इससे भी मुझे मिला, क्लियर है? मैंने लोन लिया बेटा, तो क्या पैसा मुझे लोन लेकर भी मिला? लोन लेकर भी तो मुझे कैश रिसीव होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। तो रिसिप्ट मतलब पैसा मिलना। अब पैसा आप अपना मेन काम करके भी रिसीव कर रहे हो। किसी की मोबाइल की दुकान है तो मोबाइल बेचकर भी उसको पैसा मिल रहा है, और उसके पास अगर घर पे एक्स्ट्रा फर्नीचर रखा हुआ है और वो भी वो बेच दे तो भी उसको पैसा मिलेगा।
ठीक है, लोन लेकर भी पैसा मिलेगा। क्लियर है? तो ये दोनों रिसीव होने में फर्क है। जो आप मेन अपने बिजनेस से कमा रहे हो उसको आप बोलोगे रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलोगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है? और जो आपका मेन काम नहीं है फिर भी आपने उससे पैसा रिसीव किया उसको आप बोलोगे कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है? मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल की शॉप है अपनी, तो मोबाइल बेचते हैं तो पैसा मिलता है। कौन सी रिसिप्ट हुई? रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है? और मोबाइल की शॉप में मेरे पास एक्स्ट्रा फर्नीचर था, यूज नहीं हो रहा था दुकान में, तो मैंने उसको OLX पे डाला और बेच दिया। उससे भी मुझे क्या मिला? पैसा। वो कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट तब टर्म यूज करते हैं जब हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा रिसीव कर रहे हैं। क्लियर है? और वो चीजें जो मैंने अपने यूज के लिए खरीदी थी, आगे बेचने के लिए नहीं, पर जब मैं वो चीजें बेचकर पैसा रिसीव कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे नॉर्मल डेली का रिसिप्ट नहीं है, ये अनयूजुअल रिसिप्ट है ना, ये रोज रोज तो नहीं होगा, इसीलिए मैंने बोला ये कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है। ठीक है? ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। रेवेन्यू इन नेचर मतलब आपका मेन काम। ठीक है? समझ में आया? जैसे लॉयर मतलब ऑफिस खोल के बैठा, दुकान नहीं, ऑफिस खोल के बैठा है। ठीक है? तो लॉयर के लिए मेन काम क्या है? एडवाइस, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, और उससे उसको क्या मिलता है? फीस। फीस उसका रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्लियर है? बट सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट बेचना, लोन लेकर पैसा रिसीव करना, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर हुआ? पक्का से क्लियर हुआ? हम एग्जाम्पल देखिए किशन का। हमने किशन सब्जी वाले का एग्जाम्पल लिया था पहले। ठीक है? उसका मेन काम क्या है बेटा? सब्जी खरीदता है मंडी से और घर घर जाके गांव में बेचता है। ठीक है? तो जब वो सब्जी बेच रहा है तो ये कौन सी रिसिप्ट है बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट। इसको आप रेवेन्यू भी बोल सकते हो। ठीक है? रेवेन्यू रिसिप्ट की जगह आप इसको क्या बोल सकते हो? रेवेन्यू बोल सकते हो। ठीक है? पर बेटा मान लो ये साइकिल है उसके पास, साइकिल पे बैठ के पहले सब्जी बेचने जाता था, अब उसने ले लिया ठेला। ठीक है? तो साइकिल उसकी बेकार है, साइकिल उसने बेच दी OLX पे। ठीक है? तो साइकिल बेच के जो पैसा आया उसको आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट वर्ड अच्छे से समझ में आ गया? हाँ, ये सब कुछ यूज होगा जब अपन अकाउंटिंग करने पर आएंगे। अब ये आखिरी टर्म है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है? और बच्चे हैं, आई नो दैट। ठीक है? बट अभी के लिए तुम लोगों के लिए इतने रेलिवेंट है, तो अभी अपन यहाँ ये आखिरी वर्ड यूज करें, फिर सिस्टम समझेंगे, फिर बाकी के टर्म्स भी समझ लेंगे। ठीक है? एक्सपेंडिचर। अब समझना। ठीक है? मेरी दुकान मोबाइल की, ठीक है? तो बेटा मैं मोबाइल खरीदती हूँ क्या करने के लिए? आगे बेचने के लिए। पर बेटा मैं रेंट भी तो पे करती हूँ दुकान का। जब मैं मोबाइल खरीदती हूँ तब भी मेरे पास से पैसा जाता है, जब मैं रेंट पे करती हूँ तब भी मेरे पास से पैसा जाता है। मैंने दुकान में यूज करने के लिए क्या खरीदा? फर्नीचर, काउंटर खरीदा दुकान के लिए। ठीक है? तो काउंटर खरीदा तो भी मेरे पास से पैसा गया। बैग क्यों टांग के बैठा हुआ? साइड में रख दो, आराम से बैठो। ठीक है? हाँ, तब भी मेरे पास से पैसा गया। ठीक है? तो मैं जब ये फर्नीचर खरीद रही हूँ तब भी मेरे पास से पैसा जा रहा है। जब मैं गुड्स खरीद रही हूँ, गुड्स क्या होते हैं? वो चीजें जिनको आप बेचने के लिए खरीदते हो, है ना? हाँ, मतलब वही बेच के पैसे कमाते हो, बिल्कुल सही बात है। बेच के आप क्या करते हो? पैसे कमाते हो। मतलब मोबाइल की दुकान है तो मोबाइल, ठीक है,
कंप्यूटर्स की दुकान है तो कंप्यूटर, ठीक है। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी ऐसे मार्ट है मान लो आपका, तो जनरल सामान जो स्टोर में रहता है वो सब आपके लिए क्या है, गुड्स, है ना। तो जब वो खरीद रहे हो तो भी पैसा जा रहा है, ये बात समझ में आई। अब एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कोई भी अमाउंट जो आपने स्पेंड किया बेटा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा मान लो कि तुम लोग गए, अभी यहाँ से निकले, तुम लोग मोमोज खाने चले गए, ठीक है। तो तुम लोगों ने मोमोज खाए, पहचान वाले भैया बना लिए हैं तुम लोगों ने मान लो मोमोज खाने के लिए, और उन्होंने तुमको फ्री में मोमोज खिला दिया, और तुमने बोला कि पैसे भैया कल ले लेना। तो पर तुमने मोमोज तो खा लिए, पैसे तुम कल दोगे, ये भी तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, क्योंकि तुम मोमोज खा चुके हो, तो तुम्हारे सिर पे लाइबिलिटी क्या हो चुकी है, उधारी क्या हो चुकी है, चढ़ चुकी है, ऑब्लिगेशन चढ़ चुकी है, तो ये भी क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, कुछ भी अमाउंट स्पेंड करना, ठीक है, या अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लेना, ये क्या है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाँ, 20 रुपए का कर्जा, क्लियर है क्या, एक्सपेंडिचर का मतलब समझ में आया, पक्का से आया, ठीक है। अब इसी को बाइफरकेट करते हैं, हम जब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्सपेंडिचर करते हैं, और बहुत ध्यान से समझना, जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल सही, जैसे गुड्स खरीदे, ठीक है, पर गुड्स को बेच दिया 1 साल के अंदर ही। गुड्स मैं खरीदती हूँ, दुकान में चला रही हूँ, तो मैं क्या चाहूंगी, गुड्स कितनी जल्दी बिक जाए, तो उसका जब बिक जाएगा तो बेनिफिट मिल जाएगा, बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सिंपल एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेते हैं। अभी तुम लोग यहाँ बैठे हो, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, एसी चल रहा है, लाइट चल रही है, सब चल रहा है, हम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बेनिफिट उसका लेते जा रहे हैं। मंथ के एंड में मेरे पास बिल आएगा और मैं बिल पे कर दूंगी, ठीक है। तो बेनिफिट तो पहले ही क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, समझ में आया? और सिंपल एग्जांपल, ठीक है, तुम गए पेस्ट्री खाने के लिए, ठीक है, अब तुम लोग खाने पीने के नाम लूंगी तो भूख तो नहीं लग जाएगी ना, हाँ ठीक है, पेस्ट्री खाने गए, पेस्ट्री तुमने ली और खा ली, बताओ बेनिफिट क्या हो गया, कंज्यूम हो गया बेटा। रखा हुआ है क्या पेस्ट्री, संभाल के रख पाओगे क्या, या उसका टेस्ट मुंह में सालों तक रहेगा क्या, नहीं ना, कंज्यूम खत्म, एक बार पेट में गया बेनिफिट खत्म, उसके बाद तुम पैसा पे करोगे। तो ये जो खर्चा है इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी को हम एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव का जो है ना वो चीज होती है कि जो भी अपन चीज खरीदते हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो पैसा लगता है वो एक एक्सपेंसिव मेंटेन करने के लिए भी तो जो पैसा लग रहा है, ठीक है, उसका बेनिफिट कितने सालों में मिल जा रहा है, 1 साल के अंदर अंदर। अगर कोई चीज तुम कुछ भी खरीद लो, पेन खरीद लो, रजिस्टर खरीद लो, ठीक है, या तुम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवा लो, उसका बेनिफिट कितने टाइम मिलेगा तुमको, समझ में आया? तो बेनिफिट अगर 1 साल ले लो ना, 1 वीक छोड़ दो, 1 साल के अंदर अंदर अगर खत्म हो जाने वाला है उसका बेनिफिट, तो उसको तुम क्या बोलोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस, समझ में आया, ठीक है। सैलरी पे करते हो तुम, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनका बेनिफिट हमको मिलता जा रहा है, और हम मंथ के एंड में उनको पैसा पे करेंगे, एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेंट, अभी जैसे बैठे हुए हैं अपन इस प्रेमाइसेस में, तो हम इस प्रेमाइस को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो बेनिफिट मिल रहा है, और मैं मंथ के एंड में रेंट पे करूंगी, तो ये आईटेक्स का क्या हो गया, एक्सपेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, गुड्स खरीदना भी एक्सपेंस, क्योंकि गुड्स आप खरीदते हो यूज करने के लिए नहीं, बेच देने के लिए। अब यही चीज, सेम चीज
फर्नीचर के साथ, एसी के साथ, प्रोजेक्टर के साथ लगाओ। एसी खरीदा मैंने, क्या 1 साल के अंदर अंदर खत्म? कितने साल चलेगा? At least 5 years, right? At least डिपेंड्स, पर खराब से खराब भी है तो भी 10 years, 10 ईयर्स चल जाएगा एसी। 3 years. 3 ईयर्स अभी सर्विस कराते हैं तो चल जाएगा, लंबा भी चल जाएगा। ठीक है, मतलब 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा क्या, है ना? तो ये क्या है, इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यही आपका असेट कहलाता है बेटा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप करते हो तो क्या क्रिएट हुआ? असेट। असेट है ना ये, ठीक है। फर्नीचर खरीदा, पैसे स्पेंड किए, एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। पर ये फर्नीचर मुझे 10 सालों तक यूज होता रहेगा, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मुझे इसका मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर क्या बन गया? असेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना? समझ में आया? असेट का मतलब तुम लोगों को पता है क्या? अपन को पता है? हाँ, क्या होता है असेट? जिसका पैसा बना हो, like बिल्कुल। your bank stocks, तो आपका जिस पैसा भी चीज, जो भी प्रॉपर्टी आपने परचेज की है बिजनेस के अंदर, जिसको यूज करके आप क्या क्रिएट करोगे अपने लिए? रेवेन्यू, मनी, ठीक है। जिसको यूज करके, जिसको बेच के आप पैसा क्रिएट करोगे, वो असेट्स के अंदर क्या कहलाएगा? गुड्स। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रही है अकाउंट्स की दुनिया थोड़ी थोड़ी की नहीं आ रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी आ रही है। वर्ड्स के मीनिंग क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? अभी तो सिस्टम में आया नहीं यहाँ पर, सिस्टम जब मैं समझाने पर आऊंगी तब पूरा समझ में आएगा तुम लोगों को, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? हाँ, चलो तो देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, अपन अंडरलाइन भी कर लेते हैं। will give benefit to the business in more than one accounting year, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे किशन ने साइकिल ली या ठेला लिया, तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब वो ये सब्जी खरीद रहा है बेटा, तो सब्जी तो वो आज खरीदता है और आज और कल में ही बेच के क्या कमा लेता है? रेवेन्यू। तो मतलब उसको बेनिफिट मिल जाता है। तो ये क्या है बेटा? एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? पक्का? बहुत अच्छे से। हाँ, चलो। कैपिटल एक्सपेंडिचर का इन्वेस्टमेंट भी कहलाता है। हाँ, एसेट भी हो सकता है। ठीक है। अकाउंट्स में वैसे सेम ही चीज है। मैंने असेट में इन्वेस्ट ही तो किया है, एसी में इन्वेस्ट ही तो किया है, ये सब इन्वेस्टमेंट्स ही तो है मेरे, ठीक है। पर इन्वेस्टमेंट जो वर्ड यूज करेंगे ना अपन, वो स्पेसिफिकली उसके लिए करेंगे जो एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास रखे हुए थे और फॉर द टाइम बिंग हमने क्या कर दिए? इन्वेस्ट। जैसे शेयर्स खरीद लिए, लैंड खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, ये सब मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट्स है ना। और बाकी जो चीजें मैं खरीदूंगी, जैसे एसी खरीदूंगी तो एसी के नाम पे लिखूंगी, फर्नीचर खरीदूंगी तो फर्नीचर के नाम पे लिखूंगी, कंप्यूटर खरीदूंगी तो उसको रिकॉर्ड किस नाम पे करूंगी? कंप्यूटर के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे नहीं। इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या रिकॉर्ड होगा? जो बचा हुआ पैसा था, जो सरप्लस पैसा मैंने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, ठीक है। समझ में आई इतनी बातें? कुछ आ रहा है दिमाग में और क्वेश्चन? जैसे कई टाइप के एसेट्स होते हैं, तो इसमें जो गाड़ियां होती हैं वो डेप्रिसिएशन बोलते हैं, वो बैंक डेप्रिसिएशन पे आऊंगी मैं, चिंता मत करो, ठीक है। अभी आगे आगे मत बढ़ो, सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं। अब इसने डेप्रिसिएशन वर्ड बोल दिया है तो अब वो तुम लोगों के दिमाग में एक कीड़ा क्रिएट होगा, तो मैं बता रही हूँ। अरे पता है तुम लोगों को डेप्रिसिएशन? वेरी नाइस यार, बताओ जरा। किसी भी चीज की वैल्यू ईयर टू ईयर 10% गिरता है। 10% गिर जाना नहीं, कितने भी परसेंट गिर सकती है। वो डिपेंड करता है। जैसे गाड़ियों में अगर आप पहले साल में 5%, दूसरे साल में 10%, फिर 15%, 20%, 5 साल में 25% तक मैक्सिमम गिर जाती है। ये एक्चुअली रुपये आपने दिया उसकी गाड़ी, मतलब गाड़ी लेके से आप ले रहे हो तो टायर एसेट ही है। आप 10 लाख की खरीदोगे तो वो मुश्किल से भी 8 लाख में मिलेगी। अपन अकाउंट्स में ऐसा नहीं करते, ठीक है। अपन हर साल उसको सेम रेट से क्या करते हैं? गिराते हैं।
अब मैं उसका पर्पस भी बताती हूँ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पहले निखिल कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था? Depreciating asset vehicles नहीं होगी if you are managing like vegetable shop, तो आपने 2 ऑटोस के जो भी रहते हैं, ठीक है, फिर 10 lakhs के लो, and अगर वो डिलीवर कर रहे हैं किसी घर पे, तो it's not a depreciating asset है, समझो तुम लोग, हाँ हाँ बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो वैल्यू, पर तुम लोग अभी मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बहुत आगे का डिस्कशन है, ठीक है, बट मैं फिर भी बताती हूँ, ठीक है ना। तो अगर आगे का डिस्कशन समझ में नहीं आया तो घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ, पहला रूल ये होता है कि हमको आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी हो सकता है कि चीजें कुछ अभी इनिशियल स्टेज के लिए हमें कॉम्प्लेक्स लगे, ठीक है, बट क्या होता है कि क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा होती है ना, हम वेट नहीं कर पाते हैं वो आगे की स्टेज आने तक, ठीक है। समझो, ये फर्नीचर, कार में मत जाओ, ये फर्नीचर है, मैंने ये पोडियम 5,000 का खरीदा, मान लो इसकी लाइफ है 10 इयर्स, ठीक है, ये धीरे धीरे खराब होगा, ठीक है, टूटेगा फूटेगा, ठीक है, इसका पेंट खराब होगा, लकड़ी पुरानी होगी, उसमें दीमक लगेगी, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, खराब होता जाएगा, बट ये मुझे बेनिफिट तो प्रोवाइड कर रहा है। तो मान लो कि ये 10 साल में यूज करने वाली हूं, तो इसको डिवाइड करो बाय 10, तो हर साल की इसकी वैल्यू कितनी निकली? 500 रुपए, 500 रुपए इसकी वैल्यू निकली। 500 रुपए से मैं इसकी वैल्यू को हर साल कम करूंगी 10%, ठीक है, 10 साल लिया ना मैंने, इसीलिए 10% आया, ठीक है। तो हर साल मैं अपनी बुक्स में इसकी वैल्यू को कितने परसेंट से कम कर रही हूँ? 10। उसका एक रीजन ये है कि ये पुराना हो रहा है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या हो रही है, एक्चुअल में गिर रही है। मैंने इसको 5,000 में रिकॉर्ड किया है, बट इसकी वैल्यू 5,000 नहीं रह रही बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है बेटा कि मैं इसका बेनिफिट भी तो लेती जा रही हूँ। अब मैंने तुम लोग को अभी समझाया, जिस भी चीज का 1 साल के अंदर बेनिफिट कंज्यूम कर लेते हो वो क्या कहलाता है, एक्सपेंस। तो ये जो खर्चा तुमने एक्सपेंडिचर किया ये 10 साल का है, 1 साल में तुमने इसका कितना बेनिफिट ले लिया, 500 रुपए का, तो 500 रुपए तुमने खर्चा बुक कर लिया, एसेट की वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी, ठीक है। अब ऐसे ही व्हीकल, व्हीकल भी तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, तो तुमको बेनिफिट प्रोवाइड करती जा रही है ना वो। तुमने 2 लाख की गाड़ी खरीदी, तो 1 साल में वो तुमको कितने वैल्यू का बेनिफिट दे दे रही है, अगर वो कितने साल यूज होगी, ऐसे अंदाजे से बताओ, कुछ भी मान लो, अभी तो अपन एग्जांपल बना रहे हैं। 2 लाख की गाड़ी 5 साल ले लो, ठीक है, तो मुझे बताओ कि डिवाइड बाय 5 अगर मैं इसको करूं तो हर साल का बेनिफिट का अमाउंट कितना आया, 40,000। तो 40,000 का इसने मुझे पहले साल क्या दे दिया, बेनिफिट दे दिया, तो ये 40,000 एसेट की वैल्यू से कम हो जाएगा, इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन, और ये 40,000 कहाँ चला जाएगा, खर्चे में, एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। समझ में आया, ठीक है, ये सब सीखोगे, है ना। बस अब आगे आगे कूदना बंद करो, नहीं तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट, पीएनएल सब आएगा अभी, ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ, समझ में आया, चलो, तो इतनी बातें क्लियर है। अभी कोई और कीड़ा आ रहा है दिमाग में? बिल्कुल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कंप्लीट करवा देती हूँ। वही होता है, ठीक है? अब समझो, अभी मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिखा दिया मैंने, ठीक है। मुझे बताओगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या सीखा अपन ने? एक्सपेंस जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा।
ये क्या कहलाया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने इसको क्या बोला? एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, ठीक है। जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलेगा उसको क्या बोला? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? असेट है, फिक्स असेट, नॉन करेंट असेट, कई सालों तक क्या देता रहेगा? बेनिफिट। इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक है। अब मान लेते हैं अपन ने एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, ये 2 लाख का एडवर्टाइजमेंट किया बेटा मैंने, ठीक है? अब ये बड़ा एक्सपेंडिचर है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो छोटे छोटे अमाउंट के होते हैं, जैसे सैलरी के 20,000 30,000 रुपए महीना जा रही है ना। इलेक्ट्रिसिटी 4,000 रुपए महीने का बिल आ रहा है, क्लियर है। छोटे अमाउंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और मैंने एक साथ कितने बड़े अमाउंट का खर्चा किया अभी एडवर्टाइजमेंट पे? 2 लाख का। तो मैं बोल रही हूँ कि यार देखो, ये है तो एक्सपेंस, इसका बेनिफिट मुझे एक साल के अंदर क्या हो जाता है? कंज्यूम हो जाना है। बट ये इतना बड़ा अमाउंट है ना कि मैं इसको एक बार में पूरा एक्सपेंस में नहीं डालना चाहती, ठीक है। मैं इसको एक बार में एक्सपेंस में डालना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको 2 साल में दिखाना चाहती हूँ। ये कितने साल का खर्चा हो गया? 2 साल का, ठीक है। तो मैंने उसको डेफर कर दिया, मैंने एक बार में उसको एक्सपेंस में नहीं डाला, मैंने एक साल उसको और क्या कर दिया? पोस्टपोन, कि आधा मैं इस साल खर्चे में डालूंगी और आधा मैं अगले साल खर्चे में डालूंगी। तो आधे खर्चे को मैंने क्या किया बेटा? पोस्टपोन। पोस्टपोन के लिए अलग वर्ड क्या है? डेफर, ठीक है। तो वर्ड आ गया डेफर्ड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? ठीक है। अब क्योंकि मैंने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं डाला, ठीक है, तो दूसरा क्या ऑप्शन बचा? मैंने उसको कहाँ डाला? कैपिटल एक्सपेंडिचर में, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पूरा नहीं डाला ना, आधा ही डाला, बाकी का आधा मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं डाला। तो उसको मैंने कहाँ पुट किया बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आधा मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किया और आधा बाकी का मैंने कहाँ पुट किया उसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? असेट, ठीक है। बट क्या ही असेट है? क्या मैंने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है तो कोई चीज बन गई मेरे लिए जो मैं यूज कर रही हूँ? है क्या एसेट? नहीं। इसीलिए इसी का दूसरा नाम फिक्टिशियस असेट। एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी वही है और फिक्टिशियस असेट भी वही है। जैसे आपने बोला कि 2 इयर्स में शो करेंगे, हाँ, तो आधे साल ईयरली के साथ शो करेंगे कि मंथली के हिसाब से? आपको मंथली नहीं, हिसाब ईयरली चलता है। अच्छा, वो जैसे अपना फाइनेंशियल हाँ, ईयर, क्योंकि हर साल के एंड में तुम उस खर्चे को पुट करोगे ना, ये हर महीने का तो हिसाब तुम करते नहीं हो, बट ठीक है। जो सीईओ होता है वो तो ऐसे ही पुट करता है ना, आप जब उसका लेके जाता है अपना कोई जितनी सेल्स या आपके तो इतना होगा। सेल तो हर दिन की रिकॉर्ड होती है बेटा, वो तो हर दिन हो रही है ना। ये तो क्या हो रहा है? एक बार में हो रहा है। मंथली रिकॉर्ड हो रहा है ना, मंथली रिकॉर्ड नहीं, हर डे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। से ट्रांजैक्शन जो रोज हो रहे हैं वो तो रोज रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन तो एक बार हुआ है और इसको डिवाइड करना है 2 सालों में, तो वो डिवीजन का काम कब करोगे? ईयर एंड में करोगे। हाँ, मंथली करके ईयर एंड में वो डिवाइड करने का काम करोगे। अगर मंथली रिपोर्ट बना रहे हो तो फिर मंथली करो, नहीं तो क्या करोगे? ईयर एंड में एक बार रिपोर्ट बनेगी। 1 लाख। हाँ, 1 लाख इस साल एक्सपेंस में दिखा देंगे और 1 लाख अगले साल, ठीक है। और अगले साल तक ये बाकी का बचा हुआ 1 लाख कहाँ दिखता रहेगा? फिक्टिशियस एसेट के नाम पे, ठीक है। आया समझ में? नहीं, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा तुम लोगों को पेशेंस सीखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग बहुत सारे वर्ड सुनकर आ रहे हो, बिजनेस बैकग्राउंड से हो या जो भी है, बट थोड़ा सा पेशेंटली चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, कभी कोई आगे का टर्म होगा जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा और मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, तो फिर वो ऐसा होगा कि जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक वो चैन नहीं आएगा, वैसा वाला, ठीक है ना। क्लियर है
है ना। अब अगली क्लास में क्या सीखेंगे, पूरा अकाउंटिंग का सिस्टम, शुरू से लेकर आखिरी तक अकाउंटिंग में होता क्या है, पूरा अकाउंटिंग का सिस्टम मतलब उसका पूरा सिस्टम समझेंगे, फिर एक एक चीज उसके एलिमेंट की पढ़ना चालू करेंगे। ठीक, हाँ चलो, कल 4 से 5 इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स की कितनी क्लासेस लग गई है तो बोलिए।